हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आज इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन, चापकलन। ये बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में है। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे रेक्टिफिकेशन क्या होता है, कहाँ होता है, इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं और इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड सारा बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हायर मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको आपके उन सभी टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएगी जिनको आप समझना चाहते हैं लेकिन ठीक से अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और अपने उस टॉपिक को सेलेक्ट करके उस वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल और आसान भाषा में उन सबको समझाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था क्वाड्रेचर का, क्षेत्रकलन का, जिसमें हमने समतल वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में पढ़ा था और उस पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उनको देखा होगा और समझा होगा। आज हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब है चापकलन, और चापकलन का मतलब होता है कि समतल वक्र अगर कोई है तो उसके किसी भी दो बिंदुओं के मध्य जो उसकी परिधि होती है, बाहरी सीमा, जिसको हम चाप बोलते हैं, तो चाप की लंबाई को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, विधि है, उसको हम चापकलन कहते हैं। यानी चाप ज्ञात करने की विधि चापकलन कहलाती है। तो कोई सा भी वक्र हो, ये कार्तीय रूप में हो सकता है, ध्रुवीय रूप में हो सकता है, पदिक समीकरण के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में अगर कोई वक्र है तो उसके कोई से भी दो बिंदुओं के बीच में अगर हमको उसकी परिधि की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो उस विधि को हम चापकलन कहते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना होगा कि हम चाप की लंबाई के अवकलज के फॉर्मूलों को यहां पर यूज करेंगे। चाप की लंबाई को हमेशा हम एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो चाप की लंबाई अगर एस होगी तो उसका अवकलज हम करेंगे, अगर कार्तीय रूप में दे रखा है तो एक्स या वाई के सापेक्ष करेंगे, अगर ध्रुवीय रूप में कोई वक्र दे रखा है तो हम उसको थीटा के सापेक्ष या आर के सापेक्ष अवकलन करके चाप की लंबाई का अवकलज ज्ञात करेंगे और उसकी सहायता से फिर चाप की लंबाई हम यहां पर ज्ञात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए हमको कार्तीय रूप में कोई वक्र दे रखा है y बराबर एफ एक्स, ये y बराबर एफ एक्स हमारे पास मान लीजिए कार्तीय रूप में कोई वक्र है, और a से लेकर के b जो पार्ट है बीच का, ये हमने कोई एक वक्र लिया है जिसका एक छोटा सा भाग ले रखा है a और b। तो a से b के बीच की जो दूरी है इसको हम चाप बोलेंगे और इसको हम s से प्रदर्शित करेंगे। देखिए यहाँ पर s लिखा हुआ है a और b के बीच में, तो चाप की लंबाई को s से प्रदर्शित करेंगे। a बिंदु पर जो x बराबर a है और b बिंदु पर x बराबर b है, तो हमको a से लेकर b तक अगर चाप की लंबाई फाइंड आउट करनी है तो a से लेकर के b तक हमको चाप की लंबाई के अवकलज का मान ज्ञात करना होगा और उसका इंटीग्रेशन करके हमको चाप की लंबाई यहां पर मालूम चलेगी। तो चाप की लंबाई के अवकलजों को लेकर के यहाँ पर कई सारे सूत्र हैं जो कार्तीय रूप में, ध्रुवीय रूप में, पदिक समीकरणों के रूप में अलग अलग दिए गए हैं। तो प्रत्येक वक्र के लिए अलग अलग चाप की लंबाई के अवकलज का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं और उनको फिर हम समाकलन के द्वारा चाप की लंबाई वहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चाप की लंबाई के जो हमको अवकलज यहाँ पर फॉर्मूले काम में लेने वो कुछ इस तरीके से है। देखिए सबसे पहले कार्तीय रूप में अगर कोई वक्र हमको दिया हुआ है, यानी x और y की टर्म में हमको कोई वक्र दिया हुआ है, तो हम उसको y बराबर एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और y बराबर एफ एक्स का मतलब होता है y का x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन होगा। तो चाप की जो लंबाई है s,
उसका अवकलज भी हम x के सापेक्ष अवकलन करके ही निकालेंगे। तो ds अपॉन dx की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसी को हम y के सापेक्ष अवकलन करके भी निकाल सकते हैं। तो ds अपॉन dy होगा, तो उस स्थिति में dy अपॉन dx की जगह पर dx अपॉन dy यहां पर आ जाएगा। तो 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर ये अंडर रूट में रहेगा। तो ये चाप की लंबाई का अवकलज हो जाएगा अगर हमारे पास कार्तीय रूप में कोई वक्र है तो। इसी तरीके से अगर हमारे पास ध्रुवीय रूप में कोई वक्र है r बराबर एफ थीटा के रूप में, तो यहां पर r का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा और इस वक्र के चाप की जो लंबाई होगी वो ds अपॉन डी थीटा होगी और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ध्रुवीय रूप में अगर हमको कोई कर्व दिया हुआ है तो उसके चाप की लंबाई को हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे अवकलन करके। फिर अगला कर्व हमारे पास आता है प्राचलिक समीकरण रूप, यानी x और y के वक्र या मान कह सकते हैं हम उनको, अलग अलग दिए हो तो वो प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। अब जैसे यहां पर हमने ले लिया x बराबर एफ टी और y बराबर एफ टी, यानी x और y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और इस स्थिति में जो चाप की लंबाई का अवकलज होगा वो भी t के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो ds अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट dx अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो ये प्राचलिक समीकरण के रूप में चाप की लंबाई का अवकलज है। इसी तरीके से अगर हमारे पास पदिक समीकरण के रूप में कोई वक्र दे रखा है तो पदिक समीकरण हमको मालूम है p और r के बीच में जो रिलेशन होता है वो पदिक समीकरण होता है। तो यहां पर देखिए ds अपॉन डी आर का मतलब है चाप की लंबाई का अवकलज। तो ds अपॉन डी आर इक्वल टू जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये अलग अलग वक्रों के चाप की लंबाई के अवकलज हैं। अब हम निकालना चाहते हैं चाप की लंबाई यानी s का मान। ds अपॉन dx मान लीजिए हमारे पास है, तो ds अपॉन dx अगर हमारे पास चाप की लंबाई का अवकलज है और हम यहां से s की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसका मतलब d बटा dx को हमें यहां से हटाना पड़ेगा। तो d अपॉन dx का मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन। और डियर स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि अवकलन का व्युत्क्रम होता है समाकलन। तो अवकलन समाकलन से कैंसिल हो सकता है। तो अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं ds अपॉन dx वाले फॉर्मूले में, तो यहां से d अपॉन dx कैंसिल होकर के केवल s रह जाएगा और राइट साइड में जो फॉर्मूला है उसका दी गई लिमिटों के अंदर इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो चाप की लंबाई का मान हम यहां पर निकाल सकते हैं, कोई सा भी वक्र हमको दे रखा हो। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम चाप की लंबाई निकालेंगे। जो हमने अभी पिछले चाप की लंबाई के अवकलज के फॉर्मूले लिखे उनका समाकलन करके। तो सबसे पहला हम निकालेंगे चाप की लंबाई कार्तीय रूप में। तो अब कार्तीय रूप के अंदर चाप की लंबाई निकालनी है हमको। तो कार्तीय रूप हमको मालूम है y बराबर एफ एक्स होता है और इसमें हम मान लेते हैं x बराबर a से x बराबर b के मध्य चाप की लंबाई हमको यहां पर निकालनी है। तो अभी हमने ऊपर लिखा है ds अपॉन dx, तो इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां पर s रह जाएगा और इसका जो फॉर्मूला था लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर, उसका इंटीग्रेशन x बराबर a से x बराबर b के बीच में करने से चाप की लंबाई हम यहां पे निकाल पाएंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर a से x बराबर b अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा चाप की लंबाई का। अगर हमको कार्तीय रूप में कोई वक्र दे रखा है तो x के दो मानों के बीच में उस वक्र के चाप की लंबाई को हम निकाल सकते हैं। तो ये कार्तीय रूप में चाप की लंबाई का सूत्र हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम यहां पर ध्रुवीय रूप के अंदर चाप की लंबाई का मान निकाल करके देखते हैं।
देखिए तो ध्रुवीय रूप जो होता है वो आर और थीटा के बीच में एक इक्वेशन होती है, यानी कि आर बराबर एफ थीटा। अब यहां पर जब हम चाप की लंबाई निकालेंगे वो थीटा के मानों के लिए निकलेगी दो कोणों के बीच में, यानी कि अगर हम थीटा इक्वल टू एल्फा और थीटा इक्वल टू बीटा के मध्य चाप की लंबाई निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा एस बराबर इंटीग्रेशन थीटा इक्वल टू एल्फा और थीटा इक्वल टू बीटा के बीच में निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, यानी कि डी थीटा आ जाएगा। तो ये ध्रुवीय रूप में चाप की लंबाई का मान आ जाएगा। अगर हमको आर बराबर एफ थीटा के रूप में कोई इक्वेशन दे रखी है तो हम इस सूत्र की सहायता से चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो अब तीसरे नंबर पर आता है प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण का मतलब एक्स और वाई के मानों को अलग अलग अगर हमको दे रखा है तो प्राचलिक समीकरण रूप कहलाता है वो, जिसमें एक्स और वाई के मान अलग अलग दे रखे होते हैं। तो एक्स बराबर एफ टी और y बराबर एफ टी, अगर हमको दो अलग अलग x और y के मान दे रखें तो हम t1 और t2 दो बिंदुओं के बीच में चाप की लंबाई यहां पर निकाल सकते हैं। तो चाप की लंबाई आ जाएगी यहां पर t1 से लेकर t2 के बीच में, और फॉर्मूला वही रहेगा अंडर रूट वाला, तो dx अपॉन dt का वर्ग और प्लस dy अपॉन dt का वर्ग, और इसका इंटीग्रेशन होगा t के रेस्पेक्ट में, तो dt हो जाएगा। तो ये प्राचलिक समीकरण के रूप में चाप की लंबाई को ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अब आता है पदिक समीकरण। तो पदिक समीकरण के रूप में चाप की लंबाई को निकालने का फॉर्मूला हम देखेंगे अब। तो पदिक समीकरण हम जानते हैं कि आर और पी की इक्वेशन होती है पदिक समीकरण रूप। तो पदिक समीकरण रूप होता है P बराबर एफ आर, P और R की इक्वेशन होती है। तो यहां पर भी हम R1 और R2 अगर कोई दो पॉइंट ले लेते हैं तो उसके बीच में जब चाप की लंबाई निकालेंगे तो R1 और R2 के बीच में यहां पर चाप की लंबाई निकलेगी। तो R अपॉन इसका जो फॉर्मूला था चाप की लंबाई के अपकलज का वो यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आर। तो ये चाप की लंबाई के अपकलज का फॉर्मूला हो जाएगा अगर हमको पदिक समीकरण के रूप में कोई वक्र दिया हुआ है तो ये कुछ खास खास वक्र थे जिनका हम यूज करके चाप की लंबाई को हम ज्ञात कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चाप की लंबाई को ज्ञात करने से पहले हमको चाप की लंबाई के अवकलज अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये बहुत सीधा सा था, इन्हीं फॉर्मूलों के द्वारा हम अब चाप की लंबाई को आगे ज्ञात करेंगे और एग्जाम्पल में इन सूत्रों को यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर कार्तीय रूप में चाप की लंबाई के अवकलज के दोनों फॉर्मूले हमने आप देख लिए, ध्रुवीय रूप में चाप की लंबाई का अवकलज देखा, प्राचलिक समीकरण के रूप में चाप की लंबाई का अवकलज देखा, और पदिक समीकरण के रूप में भी चाप की लंबाई का अवकलज देखा है। अब अवकलज को कैंसिल करने के लिए हमको यहाँ पर समाकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन कैंसिल होकर के चाप की लंबाई रह जाएगी केवल s, तो चाप की लंबाई का मान निकल जाएगा। तो इन सब का दिए गए मानों के बीच में इंटीग्रेशन हमने किया है। तो s की वैल्यू अलग अलग वक्रों के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में लिख ली है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके इसको मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इसके एग्जाम्पल के साथ, जिसमें हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।